मॉडल पेपर पार्ट 4 के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है जल संसाधन। अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो है जल संसाधन कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जल 3/4 भाग पाया जाता है। यानी पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या है? जल है। 3/4 भाग जल है। इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट जानेंगे वो ये होगा कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। तो देखिए, जब आपसे पूछा गया कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही बताना है कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल पाया जाता है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। विश्व के कुल जल का 96.5% भाग पर महासागर हैं। जो लवड़ी है, ये तो लवड़ी हो गए। तो लवड़ी जो जल है वो कितने हैं? 96.5% है। और अलवड़ी जो जल है वो 2.5% है। तो यहां से हमने ये जाना कि जल संसाधन क्या है। तो जल संसाधन एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जल कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो अंटार्कटिका है, हिमनद है, नदियां हैं, पर्वत शिखर है, वहां पे बर्फ के चादरों के रूप में जल पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? बर्फ के चादरों के रूप में बर्फ पाया जाता है। इतना हमें लिखना होगा। फिर आप देखते हैं कि यही हिमनद पिघलकर जल के रूप में बन जाते हैं। भूगर्भ में शुद्ध और मीठे जल के रूप में भौम जल का भंडार है, जिसका उपयोग हम नलकूपों और हैंडपंपों के द्वारा करते हैं। तो जो हमसे पूछा गया था वो क्वेश्चन यही पूछा गया था 2022 में कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसमें यही बताना होगा कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। विश्व के कुल जल में 96.5% लवण पाए जाते हैं और लवण केवल 2.5% जल में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अब ये हमें जानना होगा, ये हमें बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका 4 नंबर का है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनेक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। जल की आपूर्ति अनेक क्षेत्रों में करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इसी
को हम नदी परियोजना कहते हैं। इसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसकी आपूर्ति किन किन के द्वारा होती है? तो इसकी आपूर्ति होती है कृत्रिम झीलों के द्वारा। कृत्रिम झीलों के निर्माण के द्वारा होती है। पहली, कृत्रिम झील बना के जल की आपूर्ति की जाती है। दूसरा, औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करना। चौथा होता है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसलिए हम बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है कि अनेक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके बाद यह किसके द्वारा पूर्ति होता है? तो पहला हो गया कृत्रिम झील, दूसरा हो गया औद्योगिक उपयोग के लिए, तीसरा हो गया मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन यही है कि जल दुर्बलता क्या है? जल दुर्बलता क्या है? अब ये हमें बताना है कि जल दुर्बलता क्या है। अब ये हमें बताना है, जबकि आप ये जानते हैं ये भी आपका क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था यूपी बोर्ड में। तो यहां पे आप देखिए कि जल दुर्बलता क्या है। देखिए, जल संसाधन की अनुपस्थिति जब अनेक क्षेत्रों में असमय पर होने लगती है, तो इसी को हम जल दुर्बलता कहते हैं। इसके बाद इतना पॉइंट आप लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जल की आपूर्ति अनेक क्षेत्रों में न हो पाने के कारण असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम जल दुर्बलता कहते हैं। इसके बाद हमें जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ये जो है आपके एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन दिया गया था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानि की तुलना करें। क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसकी हमें तुलना करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से एक तो सिंचाई मिलती है, विद्युत उत्पादन होता है, मत्स्य ग्रहण होता है और औद्योगिक विकास होता है। तो लाभ क्या होते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से जो लाभ होते हैं, एक तो आपको सिंचाई की जाती है, और दूसरा नंबर क्या आता है कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा जो आपका लाभ है, वो तीसरा लाभ होता है विद्युत उत्पादन। तो आपने देखा कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ क्या हो रहा है। पहला लाभ ये है सिंचाई, दूसरा मत्स्य उत्पादन, तीसरा विद्युत के लिए उत्पादन। और हानि क्या होता है, तो हानि की भी चर्चा हमें करनी है। तो हानि देखिए क्या है। हानि ये है कि इसके कारण परितंत्र का विनाश होता है, पर्यावरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यही आपको लिख देना है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एनसीईआरटी यानी उसकी टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन रखने हैं और आपको जितना बताया गया उतने ही लिखिएगा और आपको 4 नंबर इसमें मिलना तय है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा जल संचयन के महत्व का वर्णन कीजिए। वर्षा जल संचयन के महत्व का वर्णन कीजिए। अब हमें देखना होगा कि वर्षा के समय हम जल किस तरीके से संचित कर सकते हैं, कहां पे हमें संचित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम जल संचयन नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव हमारे देश में पड़ता है, यही आपको समझना है। जल संचय, जल संचय, पहला तो इसमें आप देखिएगा, वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल पृथ्वी पे आता है और यह सड़क गलियों में एक सरिताओं के रूप में बहता है। और जब यह जल बहता है तो बहते समय जिस मिट्टी, जिस चट्टान पे जाएगा वहां के मिट्टी को यह क्या करेगा, बहा ले जाएगा। फिर जब ये मिट्टी को काटता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो जिससे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अब यही कटाव जब नदियों के जल में जाता है तो वहां पे स्थिति उत्पन्न हो जाती है बाढ़ की। बाढ़ की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि वर्षा का जल पृथ्वी पे आया और वो जल बहता हुआ आगे की तरफ चला गया, मिट्टियों को भी साथ में लेकर चला गया। यही मिट्टियां जब नदी में पहुंचती हैं तो यही मिट्टियां नदी को निक्षेपित करेंगी, तो जल जो है ओवरफ्लो होगा, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं के माध्यम से काम करना चाहिए। पहला तो वर्षा जब होती है तो उस जल को इकट्ठा हमें करना चाहिए, यानी आप कहीं जो है तालाब नुमा आकृति बना दीजिए और वहीं पे सारे जल को इकट्ठा कर दीजिए। दूसरा क्या है कि जहां से मिट्टी कटती है वहां पर हमें मेड़बंदी कर देनी चाहिए। तीसरा ये है कि जल भराव जब हो जाता है तो वहां पे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। इतना आप लिखिएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम अगले जानने की कोशिश करते हैं कि बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना क्या है ये हमें जानना होगा, क्योंकि ये आपके तो पेपर में आता है, लेकिन हर लेवल अगर एग्जाम की तैयारी करेंगे आप तो ये बाघ परियोजना आपको जरूर मिलेगा कि बाघ परियोजना क्या है। तो भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की है। अब ये भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत क्यों की है? क्योंकि भैया बाघों की प्रजाति लुप्त हो रही थी। जब बाघों की प्रजाति लुप्त हो रही थी तो सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए बाघ प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। तो भारत सरकार ने क्या किया कि बाघों को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की और जिसका नाम है बाघ प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये इसकी शुरुआत इसने की है, तो यह परियोजना लागू हुआ था 1973 में। हालांकि उसका जो प्रारूप मिलता है वो 1972 मिलता है, लेकिन ये परियोजना लागू कब हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत 17 राज्यों में 17 राज्य हैं जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। तो 17 राज्य में 37,761 किलोमीटर क्षेत्र पर
37,761 किलोमीटर क्षेत्रफल। कितने प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए हैं? 27। कितने बनाए गए हैं? 27 बाघ रिजर्व बनाए गए हैं। इनमें उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय वन उद्यान, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व आदि ये सब सम्मिलित है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? इस परियोजना का एकमात्र ही लक्ष्य है कि बाघों की संख्या को नियंत्रित करना, यानी बाघों की संख्या को नियंत्रित कर लें, फिर उसके बाद बाघों की संख्या में वृद्धि भी कर ले। तो आपने जाना कि बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका मेन मकसद है कि बाघ की संख्या में बढ़ोतरी करना। तो भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। अब यह इस परियोजना को 1973 में लागू किया गया और यह 17 राज्यों में है। और कितने क्षेत्रफल पर है? तो 37,761 कितने बाघ रिजर्व है? 27 बाघ रिजर्व है। तो पहला जो बाघ रिजर्व है वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, ये सब सम्मिलित है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है ये तो आप एकदम दिमाग में बैठा कर जाइएगा, क्योंकि ये 4 से लेकर 2 नंबर यानी 4+2 नंबर में ही पूछा गया था बाघ परियोजना। ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया था। जो ये क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का, ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था और 2021 में। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसको हम आगे कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।